92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी एक माँ की डायरी, बिना किसी एड ब्रेक के। मैं 8वीं में थी शायद, जब हमारी इंग्लिश टीचर ने हमको एक ऐसे दिया था लिखने को। हमको अपने सबसे अजीज ख्वाब के बारे में लिखना था, उस सपने के बारे में लिखना था जो हम बड़े होकर पूरा करना चाहते थे। मैंने भी लिखा, मन से, खूब मन से लिखा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जर्नलिस्ट बनने के रंग बिरंगे सपनों के बीच में एक बेमेल रंग की तरह उभरा इस सपने के बारे में पढ़कर मेरी क्लास टीचर बहुत परेशान हुई। स्टाफ रूम में हमारी बातचीत हुई, संजीदा बातचीत, वुमन टू वुमन। उनको एक ठीक ठाक काबिल स्टूडेंट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम हाउसवाइफ बनना चाहती हो बड़े होकर? मिसेस चैटर्जी ने गंभीर होकर पूछा था। यू गॉट मी रॉन्ग टीचर, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैंने दलील दी। हाँ, बट देयर इज नो बिग डील अबाउट बीइंग अ मदर। आई मीन, लड़की हो तो माँ बनोगी, इट्स नेचुरल। इसके अलावा कुछ तो बनना चाहती होगी ना। मैं परेशान थी कि मेरी टीचर एक 13-14 साल की लड़की के माँ बनने के ख्वाब को उस संजीदगी से नहीं ले रही थी जिस प्यार और गंभीरता से उन्होंने क्लास की बाकी लड़कियों के सपनों को लिया था। मैं हैरान इसलिए भी थी क्योंकि मिसेस चैटर्जी खुद 3 बच्चों की माँ थी। माँ नेचुरली थोड़े बन जाते हैं। माँ बनने में कितनी मेहनत लगती है। मुश्किल यह है कि कोई उस मेहनत का मोल नहीं समझता। कोई माँ होने की अहमियत को उस गंभीरता से नहीं लेता जैसा लिया जाना चाहिए, खुद माएँ भी नहीं। हम औरतें ही ये मान के चलती हैं कि मदरहुड ऑटो पायलट मोड पे चलती है। बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं। बच्चे अपने आप बड़े नहीं होते, उनकी अच्छी परवरिश दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये बात मुझे और बेहतर तरीके से तब समझ में आई जब मैं खुद माँ बनने वाली थी। हम माने या ना माने, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी धूमधाम से शादी हो, लाल जोड़े में लिपटी जब वो ससुराल पहुंचे तो नया घर, नया जीवन साथी उसके पैरों के नीचे फूलों की चादर बिछा के उसका स्वागत करे। हर लड़की चाहती है कि उसकी गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आए। इन ख्वाबों को कुछ जिंदगी के कड़वे सच कतरनों में बदल देते हैं, कुछ हमारा अपना फतूर होता है कि हम किसी बंदिश में खुद को सौंप के एक और जान से खुद ही बंधना नहीं चाहते। इतनी शिद्दत से माँ बनने की ख्वाहिश रखने का मतलब कई बंधनों को हंसी खुशी स्वीकार करना होता है। मैंने स्वीकार किया, इसलिए शायद ऊपर वाले ने मेहरबान होकर मुझको एक साथ 2 बच्चों की नेमत बख्शी। मैं जुड़वां बच्चों की माँ बनी, एक बेटी और एक बेटा। 8 महीने के लंबे और बेहद तकलीफदेह इंतजार के बाद मैंने जब अपने बच्चों को पहली बार देखा तो वो आईसीयू में थे। उन्हें इस बात का एहसास था शायद कि उनकी अधीर बेसब्र पागल माँ से और इंतजार नहीं होगा। इसलिए दोनों ने अपनी पागल माँ की खातिर अपने पागलपन में ऊपर वाले से लड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर वक्त से 6 हफ्ते पहले आने का फैसला कर लिया था। मैंने अपने बेटे को देखा था पहले, लेकिन उसको गोद में लेने की इजाजत नहीं थी। उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क था। उसकी नसों से होकर उसके शरीर में कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयां पहुंचाई जा रही थीं। कुछ घंटे पहले मेरे शरीर से अलग किया गया मेरा बच्चा सामने था। हम फिर भी साथ नहीं थे। मैं उसको छू तक नहीं सकती थी, उसके नजदीक जाके कानों में कह भी नहीं सकती थी कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे डूबते हुए दिल को सहारा देने के लिए ऊपर वाले ने एक बेटी भी भेजी थी मेरे लिए। थोड़ी दूर पे दूसरे पालने में मेरी बेटी लेटी हुई थी। गोल गोल बड़ी बड़ी हैरत भरी आंखें, काले घुंघराले बाल और एकदम गोल चेहरा। किसी ने मुझको बताया नहीं, फिर भी 40 बच्चों की भीड़ में मैंने उसको दूर से ही पहचान लिया। नर्स ने उसको गोद में दिया तो मैं डर गई। इतने छोटे से बच्चे को कैसे पकड़ते हैं? इससे पहले तो इतनी छोटी सी गुड़िया भी कभी हाथ में नहीं ली थी। मेरी गोद में आते ही उसने मेरी बाहों के बीच जगह बना ली अपने आप। अपनी बेटी को मैं जितना देखती रही
उतनी हैरान होती रही। कमाल करता है ऊपर वाला भी, मुझको मेरी परछाई सौंप दी। आद्या, मैंने धीरे से उसके कान में कहा था। उसने कुनमुना कर मेरी गोद में और मुंह छुपाकर जवाब दे दिया था। मैंने आद्या से सिफारिश की, ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना बच्चों का, कहो ना कि भाई को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। दोनों अभी अभी बाहर निकले और दोनों को ऐसे अलग कर दिया। तुम शिकायत क्यों नहीं करती गॉड से? मेरी बेटी ने प्रॉम्प्टली गॉड तक मेरी शिकायत पहुंचा दी। हम 7 दिन के बाद अस्पताल से घर आ गए और घर आकर शुरू हुआ वो सिलसिला जो मां बनने की पहली शर्त होता है, खुद पे यकीन। अपने डर का चोला उतार फेंकिए और चार्ज लीजिए, अपना, अपने बच्चों का, जिनकी सांसें, जिनका वजूद आप पे निर्भर है। नींद और भूख वो पहली चीजें होती हैं जिनका मदरहुड की वेदी पे बलिदान दिया जाता है। पति का साथ, प्यार, मोहब्बत और सोशल लाइफ बाकी के किए हुए बलिदान है। उसके बाद ये लिस्ट और लंबी होती चली जाती है और किए जाने वाले बलिदानों की लंबी होती लिस्ट को देखकर अपनी माँ बेतरह याद आती है। माँ की ठीक ठीक कद्र तभी समझ में आती है जब हम खुद माँ या पेरेंट बनते हैं। मैं माँ से अक्सर पूछती थी, माँ 3 बार किया था आपने सब? इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ, क्यों? खुद समझोगी एक दिन, माँ का छोटा सा जवाब होता। मुझको समझने में बहुत लंबा वक्त लग गया। आद्या और आदित बहुत छोटे थे, 2.5 महीने के शायद। दिसंबर की भयंकर ठंड में दोनों की तबीयत खराब हो गई। मैं परेशान, एक को सुलाती, दूसरे को उठाती, एक को चुप कराती, दूसरे को दूध पिलाती। दोनों रात रात सोते नहीं थे, दोनों का बुखार भी नहीं उतर रहा था। मुझको न खाने का होश था न नहाने का। एक दोपहर में लगातार रोती हुई आद्या को चुप कराकर उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। जाने कौन सी तकलीफ थी जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैं किसी तरह अपने आंसुओं को जब्त किए हुए उसको चुप कराने की कोशिश करती रही और उस पूरे घंटे मेरी माँ मेरे पीछे पीछे दूध का ग्लास लेके घूमती रही। माँ बार बार ग्लास हाथ में लेने को कहती, मैं बार बार मना कर देती। आखिर में तंग आके मैंने माँ को जोर से झिड़क दिया, क्या है माँ, आप एक दूध के ग्लास को लेकर परेशान हो रही हैं? दिखता नहीं मैं बच्ची को लेकर परेशान हूं? माँ जहां थी वहीं खड़ी रह गईं। भरी हुई आंखें लिए ग्लास टेबल पे रखते हुए उन्होंने कहा, जैसे तुमको अपनी बच्ची की फिक्र होती है, वैसे ही मुझे भी सुबह से अपनी भूखी बेटी की चिंता है। अगर मैं मां न होती तो क्या होती? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ अहम साल हॉस्टल में गुजारे हैं। माँ से कई साल दूर रही हूं। अब समझ में आता है कि उस दूरी में भी माँ मुझसे कभी दूर नहीं हुई। खाली, बेचैन, उदास कई सारी दोपहरें माँ ने मुझको चिट्ठियां लिखकर और मैंने वो चिट्ठियां पढ़कर गुजारी। उन चिट्ठियों में दुनिया भर के गिले शिकवे मान मुनव्वल होते। उन चिट्ठियों में दुनिया भर का प्यार होता। उन चिट्ठियों ने हम दोनों को टूट जाने से बचाए रखा होगा, ये अब उन चिट्ठियों को अपने खाली और बेचैन लम्हों में पढ़ते हुए समझ में आता है। ऐसी ही एक चिट्ठी आद्या और आदित के होने के वक्त माँ ने लिखी थी। ईमेल और मोबाइल फोन के जमाने की वो चिट्ठी इसलिए खास है क्योंकि उसमें एक माँ की वो सीख है जो वो माँ बनने को तैयार अपनी बेटी के लिए लिखती है। गृहस्थी यूं ही नहीं बनती, उन्होंने लिखा था। घर अपने आप नहीं संवरता, परिवार खुद ब खुद नहीं चलता। इसके लिए वक्त तुमसे बहुत कुर्बानियां मांगेगा। सारी कुर्बानियां देना, जो पास है सब दे देना। फिर भी मेरी बेटी, अपने वजूद का एक आना हिस्सा अपने लिए बचाए रखना। वक्त पे खाना खा लेना और अपना भी ख्याल रखना। वक्त पे खाना खा लेना और अपना भी ख्याल रखना। कितनी आसान सी बात और फिर भी कितनी मुश्किल है अमल करना। माँ होने का मतलब खुद को सबसे आखिर में रखना होता है, सबसे आखिर में अपने बारे में सोचना होता है। ये बात मेरी आपकी माँ से बेहतर कौन जानता होगा। मैं मंदिर जाने में यकीन नहीं रखती थी। मुझको याद ही नहीं कि मैंने कभी पूजा भी की हो या कोई व्रत रखा हो कभी।
माँ बनने के बाद ईश्वर, अल्लाह, विश्वास, अंधविश्वास, गंडे, तावीज़, पीर, मज़ार, तीरथ, दर्शन, सब पे यकीन होने लगा। मैं अपनी माँ की खूब हंसी उड़ाया करती थी। सोमवार को शिव पार्वती, मंगल को सुंदरकांड, बृहस्पति को बृहस्पति कथा, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी, शनिवार को नवग्रह। माँ ना आप छुट्टी लेती हैं, ना पत्थर, मूरत, मंदिर पुजारी को लेने देती हैं। बीच बीच में स्वर्ण मंदिर और अजमेर भी होना जरूरी है, अपने बच्चों की खातिर। माँ का जवाब होता, अपने बच्चों की खातिर हम वाकई क्या से क्या हो जाते हैं। मैं भी बदलने लगी थी, कुछ और होने लगी थी। मैं अपनी माँ जैसी होने लगी थी। मैंने बच्चों की खातिर इतनी मन्नतें मांगी हैं कि अब ऊपर वाला बिना मांगे मेरी बातें सुनने लगा है। शादी के बाद मुझको अक्सर शिकायत रहती कि ये मेरे पतिदेव आखिर फोन पे इतनी इतनी देर दिन में कई कई बार अपनी माँ से क्या बातें करते हैं। हमें हमारे माँ बाप बड़ा क्यों नहीं होने देते? उनकी दखलंदाजी कभी तो बंद होनी चाहिए। कई कई रातें बीमार बच्चों के सरहाने काटी हैं। तब समझ में आया कि हम अपनी बेवकूफ़ी में जिसको दखलंदाजी कहते हैं वो दरअसल फिक्र होती है। माँ की वही फिक्र हमारे माथे पे छतरी का काम करती है। वही फिक्रमंद माँ अपनी दुआओं के दम पे हमारे आसपास सुरक्षा कवच बनाए रखती है। माँ बनी तो हर माँ से प्यार हो गया। पार्क में बच्चों को लेकर आने वाली माएँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आने वाली माएँ, अच्छी माएँ, खराब माएँ, खुश दिल माएँ, नाराज माएँ, सब माएँ एक जैसी। सब माएँ फिर भी कितनी अलग। और हर माँ का सपना क्या? अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, उनके लिए एक बेहतर समाज बचाए रखना। इस सपने को पूरा करने के लिए मशक्कत कितनी, मल्टीटास्किंग, जैसे हर माँ के 10 हाथ, हर माँ की 4 आंखें। ये माएँ फिर तो एक मिशन के लिए साथ साथ चलने वाली झांसी की रानियां हो गई, नहीं? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। झांसी की रानी बनने की कोशिश में हर माँ की तरह मैंने भी खुद के साथ 1000 ज्यादतियां की। बच्चों को बड़ा करना वैसे भी आसान नहीं होता, बल्कि ये दुनिया का सबसे थैंकलेस काम है। हम अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपनी माँ को थैंक यू थोड़े ना कहते हैं। घर और बाहर सब कुछ दुरुस्त बनाए रखने की सारी बाजीगरी माँ के हाथ में होती है, और मैंने इस बाजीगरी को जरूरत से ज्यादा संजीदगी से ले लिया। इस तरह कि सबसे पहले अपनी सेहत पे असर दिखाई देने लगा। उस बिगड़ती हुई सेहत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरा सब्र चूकने लगा, मेरी चिढ़ बढ़ने लगी, मेरे बच्चे बिगड़ने लगे, मेरा घर बिखरने लगा, और मदद करने को कोई नहीं था। इसलिए क्योंकि माँओं को मदद मांगना आता नहीं, उनको सिखाया ही नहीं गया। माँ को अपनी मदद खुद करनी होती है, या फिर उसकी तकलीफ पहचान कर कोई दूसरी माँ आके मदद कर देती है। कभी हस्बैंड को बोला कि बच्चों को नहला दे, उनको खाना खिला दे? मेरी डॉक्टर ने पूछा था मुझसे। नहीं, ये बोलने की बात है, हस्बैंड को खुद समझना चाहिए। मैंने एक छोटे से बच्चे की तरह ठुनकते हुए कहा। उनको नहीं समझ में आता, उनको किसी ने सिखाया नहीं समझना। मेरी डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझको भी तो किसी ने नहीं सिखाया था, मैं कैसे समझ गई? मैंने जिरह की। ईश्वर के बाद किसको जगह दी गई है जानती हो? माँ को। तुम इसलिए समझ गई। डॉक्टर ने मेरे हाथ में 4 किस्म की दवाइयाँ और कई किस्म के टॉनिक्स के नाम वाली पर्ची के साथ साथ मेरी मुश्किल से दिखने वाली बेहद आसान समस्या का हल थमा दिया। सुपर मॉम बनने का फितूर आप पे चढ़ा हो तो इसमें दुनिया की गलती थोड़े है। ये मदरहुड का मेरा अगला अहम सबक था। मदद मांगो। कहो कि तुमसे अकेले नहीं हो सकता, इसलिए घर परिवार तुम्हारा साथ दे। यूं भी एक मशहूर अफ्रीकी कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में पूरा गांव लगता है। आद्या आदित को बड़ा करते हुए यह भी समझ में आया कि हमारी हरकतें, हमारा स्वभाव और हमारी बातचीत बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करते हैं। हमारे बच्चे हमारा आईना है। हमारे बच्चे हमारे परिवार, हमारे समाज का आईना है। इसलिए एक माँ की जिम्मेदारी इस आईने को साफ सुथरा बनाए रखना भी है। बच्चे स्कूल से लौटे थे एक दिन। कपड़े बदलने के बाद दोनों मिलके घर घर और माँ पापा वाला वो खेल खेल रहे थे जो हर पीढ़ी खेलती है, सदियों से, सालों से।
ऐसे कि जैसे हर बेटी माँ की तरह ही बनना चाहती हो और हर बेटा पापा की तरह दिखना चाहता हो। माँ बाप वाकई बच्चों के पहले हीरो हीरोइंस होते हैं। दोनों को बाहर जाने की जल्दी थी, अपने माँ पापा की तरह। दोनों को काम करना था लैपटॉप पे, अपने माँ पापा की तरह। दोनों को बहस भी करनी थी, अपने माँ पापा की तरह। मैं हैरान थी कि बच्चे कैसे आपके तौर तरीकों से प्रभावित होते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। आद्या ने खेल खेल में अपने डॉल हाउस की एक प्लेट पटकी थी और खेल खेल में नाराज होकर पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर चली गई थी। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। मैंने उस दिन के बाद से एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करना, पैर पटकते हुए बाहर जाना और एक दूसरे के मुंह पे दरवाजा बंद करने जैसे बेहूदे काम न करने की कसम खा ली थी। जिंदगी के जो पहले सबक माँ देती है ना, उस सबक को बाद में हमारे बच्चे पूरा करते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। माँ बनते ही शायद आप में दया, कंपैशन, दूसरों के बारे में सोचने का हुनर भी आ जाता है। बस में, मेट्रो में, सड़कों पे दौड़ती हांफती औरतों को देख के अक्सर ख्याल आता है कि काम पर आने और अपने एक सपने को जी पाने के लिए ये औरत शायद घर में सबसे पहले उठ गई होगी। सोचती हूँ कि जिन्होंने माँ होने की फुल टाइम जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, उन्होंने सबसे पहले अपने एक हसीन सपने का कत्ल किया होगा शायद। अपने बच्चे और परिवार की देखभाल के लिए उसने अपनी डिग्रियों और मेडल्स को बिना शिकायत तिजोरी में रहने देने का बड़प्पन दिखाया होगा शायद। घर के सोफों पे बिखरे कुशन को समेटते हुए, चादरों की सलवटें ठीक करते हुए, गुलदस्तों में कभी ताजे कभी प्लास्टिक के फूल लगाते हुए अपनी ख्वाहिशों की पंखुड़ियां नोची होंगी शायद, और उनकी अपनी पसंद की किसी किताब में सूखने के लिए रख दिया होगा। ऐसी कई मम्मियां होंगी जिन्होंने खाने की मेज पे जायकेदार खाना लगाने की 3 वक्त की कोशिश में अपने भीतर के अरमानों को मसालों के डब्बों में बंद करके रसोई की दराजों में सजा दिया होगा शायद। हमारे आसपास कितनी तरह की माएं हैं, हम फिर भी उनके बारे में सोचते नहीं। कभी अपनी उस काम वाली के बारे में सोचा है? ऐसी माँ है वो जो हर मौसम से जूझती हुई कई घरों में काम करने इसलिए आती है ताकि उसकी तनख्वाह से उसके बच्चों की ट्यूशन फीस भरी जा सके। हम तो अपनी मम्मियों के बारे में भी कम सोचते हैं, इतना कम कि हमको ठीक ठीक मालूम नहीं कि हमारी माँ को खाने में क्या पसंद है। हमने कभी उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाने की कोशिश नहीं की। कभी मैंने की थी एक बार। माँ ने फोन पे दुनिया भर के रिश्तेदारों को बताया था एक छोटी सी चीज कितना मायने रख सकती है। बच्चों का लिखा हुआ पहला अक्षर, उनके पहले क्लास की कॉपियां, उनकी आड़ी तिरछी रेखाओं वाली ड्राइंग्स, उनके छोटे से कपड़े, उनका पहला स्वेटर और उनकी पहली तनख्वाह से खरीदी हुई सूती साड़ी। एक माँ के लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें होती हैं। इन चीजों को बचाए रखने और उनको बेइंतहा प्यार करने के एवज में वो हमारा इतना सा वक्त मांगती हैं, कुछ और नहीं। हम वो भी नहीं दे पाते। माँ, एनिवर्सरी है आपकी, अपनी सबसे बड़ी विश बताइए। मैंने पापा माँ की शादी की सालगिरह पे फोन करके पूछा था उनसे। 4 धाम यात्रा, कोई साड़ी, कोई गहना, कोई जमीन जायदाद, कुछ भी मांग लीजिए। मैं अपनी माँ के लिए अलादीन का चिराग बन जाना चाहती थी। तुम लोगों की सेहत सबसे बड़ी दौलत है, वो बोली थी। तुम लोगों की सुखी गृहस्थी मेरी 4 धाम यात्रा। माँ ने कह के शर्मिंदा कर दिया था। हम माँ के प्यार को दुनियादारी के तराजू में रख के उसके बदले क्या वापस करने चलते हैं? सब है, वक्त नहीं। माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, बच्चों को पार्क ले जाने के लिए वक्त नहीं है, उनके साथ एंग्री बर्ड्स का एक छोटा सा खेल खेलने के लिए वक्त नहीं है, दादा दादी नाना नानी के हिस्से का वक्त उनको दे सके हम, इसके लिए भी वक्त नहीं है। जिंदगी है, आपाधापी है, जो टूटे फूटे कुछ लम्हे हैं उनसे एक उत्तम समाज और भविष्य के निर्माण का बेतुका और नामुमकिन सपना है। कल संवरे उसके लिए आज की कीमत पहचाननी होती है। माँ ने पहचानी, इसलिए हम और आप इस काबिल बन सके कि खुल के अपनी बात कह सकें और अच्छी तरह
अपने परिवार की परवरिश कर सकें। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। माँ बाप के दिए हुए जिंदगी के जो सबक हम नहीं सिखा पाते, वो बच्चों के साथ रहते हुए पूरे होते हैं। अभी 2-1 दिन पहले की बात है। वक्त की कमी की कभी खत्म न होने वाली शिकायत करते हुए मैं पूरे दिन का काम खत्म करके घर पहुंची थी। फ्रिज में दूध नहीं था, घर में फल और सब्जी नहीं थी, बिजली और फोन का बिल चुकाना था, धोबी को कपड़े पहुंचाने थे और रात के खाने की तैयारी करनी थी। इस बीच बच्चों का होमवर्क कराने और उनको वक्त पे खाना खिला के सुलाने का नामुमकिन काम भी करना था। इतना ही नहीं, उनको पार्क न ले जा पाने और बिखरी हुई अलमारियों को संवारने के लिए समय न होने के गिल्ट से भी जूझना था। यह गृहस्थी का वो चक्रव्यूह है जिसका तोड़ खोज पाने का काम किसी सुभद्रा को किसी अर्जुन ने कभी नहीं बताया होगा। गृहस्थी को संभालने के 1000 तरीके अपने आप ईजाद करने होते हैं। कभी यह तरीका प्यार भरा होता है और कभी खूंखार होता है। मैं खूंखार हो गई थी उस दिन। बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही थी। ऑपोजिट्स, अप डाउन, राइट रॉन्ग, अग्री डिसअग्री, लव हेट और ऐसे ही कुछ बेहद जरूरी शब्द जो लाइफ स्किल्स बनते हैं बाद में। पुश वर्ड तक आते आते आदित्य थक गया था और थक के उसने स्टडी टेबल पे माथा टिका दिया। मुझको तरस तो आया, लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहती थी। आदित्य, मैंने आवाज लगाई। पुश का ऑपोजिट बताओ। आदित्य चुप। आदित्य, इस बार ऊंची आवाज में कहा मैंने। आदित्य ने मेरी ओर नहीं बताऊंगा कुछ भी कर लो की नजर से देखा और वापस टेबल पर सर टिका दिया उसने। दिन भर की थकान के बाद बेटे की इज्जत को झेलने का सब्र मेरे पास नहीं था। मुझको टेस्ट की तैयारी पूरी कराने की जल्दी थी, उसको सो जाने की जल्दी थी। हम दोनों में से कोई अपनी अपनी पोजीशन से डिगने को तैयार नहीं था। उस खींचतान में पास रखा कांच का एक ग्लास जमीन पे गिरा और टूट गया। मैं मां थी, बड़ी थी, उससे ज्यादा ताकतवर थी, इस लिहाज से मुझको उसके साथ सख्ती से पेश आने की छूट थी। टूटे हुए ग्लास ने इस सख्ती को वाजिब वजह दे दी और गुस्सा आदित्य के गाल पे एक चपत के रूप में उतरा। आदित्य इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हैप्पी का ऑपोजिट सैड मम्मा। उसने मुझको आखिरी वर्ड का आखिरी जवाब दे दिया और वापस अपनी टेबल पे सर टिका दिया। इस बार मेरी रुलाई के फूटने की बारी थी। वॉर का ऑपोजिट पीस, मेरी बेटी ने धीरे से कहा और हम सब हंस पड़े। पुश का ऑपोजिट लेट गो, जाने दो, मैंने खुद को याद दिलाया। मेरे बच्चों ने मेरा दिन डूबते डूबते बचा लिया था। बच्चों ने मेरी जिंदगी के एक और दिन को हैप्पी मदर्स डे बना दिया था। मैं मां न होती तो क्या होती। अपनी डायरी में लिखी हुई ये मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी बात थी। बस इतनी सी थी कहानी।